हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अभ्रंश शैली या जैन शैली के विषय में पढ़ेंगे। अभ्रंश शैली की बात करें या जैन शैली की बात करें तो ये 11वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के मध्य फली फूली। अगर शासनकाल की बात करें तो अभ्रंश शैली राजपूत काल तथा सल्तनत काल के अंतर्गत पनपी। अभ्रंश शैली के नामकरण के विषय में हम देखें तो सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति का परिचय प्रस्तुत कर गुजरात शैली की तरफ विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। यानी जो आनंद कुमार स्वामी जी थे, इन्होंने कल्पसूत्र की जो एक सचित्र प्रति थी जो कि बर्लिन म्यूजियम में संग्रहित थी, सुरक्षित थी, उसको जब प्रकाशित किया, उसको जब प्रकाश में लाए, लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत किया, तो जो विद्वान थे उस समय कला से संबंधित जो रिसर्चर्स थे, तो उनका ध्यान गुजरात शैली की तरफ गया, क्योंकि वो कल्पसूत्र जो है वो गुजरात शैली की ही चित्रित ग्रंथ थी। कुछ समय पश्चात रति रहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि अन्य सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए, जिनका गुजरात शैली या जैन शैली से कोई संबंध नहीं था। यानी जो 1924 में कल्पसूत्र की जो प्रति प्राप्त हुई वो तो गुजरात शैली से संबंधित थी, और जो बाद में रति रहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि जो सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए वो गुजरात शैली या जैन शैली से संबंधित नहीं थे, यानी जैनेतर विषय थे। जैसे गीत गोविंद में श्री कृष्ण जी का, बाल गोपाल स्तुति में भी श्री कृष्ण जी के से संबंधित चित्रण हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आनंद कुमार स्वामी जी ने जो कल्पसूत्र को प्रकाशित किया, यानी लोगों के समक्ष जब रखा, तो विद्वानों ने गुजरात शैली के जो चित्र थे, यानी जो जैन धर्म से संबंधित थे, क्योंकि कल्पसूत्र जैन ग्रंथ है, तो उससे संबंधित जो सचित्र पोथियाँ मिली, तो ऐसा कहा गया कि हाँ, गुजरात जो है एक जैन कला का केंद्र रहा, प्रमुख केंद्र माना जाता था। कई विद्वानों ने इस पे जो है अपनी सहमति जताई। फिर जब रति रहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति और दुर्गा सप्तशती ये इस प्रकार के जब सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए, तो आनंद कुमार स्वामी जी ने जो है इसका नामकरण जो लामा तारानाथ जी के द्वारा किया गया था, जो इन्होंने पश्चिम भारतीय शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का भी नामकरण पश्चिम भारतीय शैली किया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने यानी A.K. स्वामी जी ने कल्पसूत्र की प्रति को देखी तो ये जैन शैली की तरफ इनका झुकाव गया, लेकिन जब अन्य ग्रंथ देखा तो उसका जो चित्रण था वो जैनेतर विषय जब देखे, तब इनको लगा कि हाँ, जैन क्या कहते हैं, गुजरात शैली कहना उचित नहीं होगा इसका नाम। तो इन्होंने जो लामा तारानाथ जी थे, जो तिब्बती इतिहासकार थे, इन्होंने पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया था उस समय की जो है चित्रकला को। तो इन्होंने भी उसी पे सहमति जताते हुए पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया। इसी वर्ष यानी 1924 की ही बात हो रही है, श्री NC मेहता यानी नानालाल चमनलाल मेहता ने गुजरात शैली के नाम से इस शैली का लेखात्मक विवेचन रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित किया, जिसका आधार गुजरात में प्राप्त बसंत विलास की संस्कृत गुजराती मिश्रित एक काव्य पत्री थी। यानी जो NC मेहता जी थे, इन्होंने जो गुजरात की शैली में जो है बसंत विलास जो पुस्तक प्राप्त हुई, वो उसका जो चित्रण किया गया, जिसमें गुजराती और संस्कृत मिश्रित काव्य था, यानी जो क्या कहते हैं ताड़पत्र होते थे,
उसके बीच में तो चित्रणकार होता था आयताकार में, और जो इधर उधर स्पेस होता था उसमें जो है लिखा जाता था, संस्कृत में लिखा जाता था, या उस समय की जो प्रचलित भाषा थी। तो बसंत विलास में संस्कृत और गुजराती दोनों मिक्स लिखा हुआ था। इस चित्रित पट का लिपिकाल 1451 ईस्वी माना गया है। ये पत्री श्री मेहता जी को गुजरात के आचार्य केशवलाल हर्षराय द्वारा अहमदाबाद में प्राप्त हुई थी, जो कि गुजरात की है। ये संपत्ति जो है वाशिंगटन की फेयर आर्ट गैलरी में है। यानी कहाँ पे सुरक्षित थी? ये फेयर आर्ट गैलरी में थी। कहाँ? वाशिंगटन, जो कि कहाँ? अमेरिका में पड़ता है। अतः मेहता जी ने इन्हें गुजरात शैली के नाम से ही पुकारना उचित समझा। यानी जो NC मेहता जी थे, इनको जब बसंत विलास की प्रति प्राप्त हुई, जो कि गुजराती और संस्कृत भाषा का जो है मिश्रित रूप था, तो इस प्रति के हिसाब से, इस प्रति के वजह से इन्होंने उस शैली को यानी गुजरात शैली नाम से पुकारना उचित समझा। यानी इन्होंने उसका नाम गुजरात शैली रखा। अगर प्रश्न बनता है कि जैन शैली को या अभ्रंश शैली को गुजरात शैली नाम किसने दिया, तो हमारा आंसर होगा NC मेहता जी ने। इसका जो प्रथम लेख है वो 1913 में हरमैन ने दिया था। यानी जैन शैली से संबंधित जो प्रथम लेख है वो 1913 में हरमैन जी के द्वारा दिया गया। अन्य खोजकर्ता में आनंद कुमार स्वामी, NC मेहता, काल खंडालावाला, राय कृष्णदास, मोतीचंद, अधेंदु कुमार गांगुली आदि हैं। अब जैन शैली की बात करते हैं। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जो है जैन शैली के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। यानी जैन शैली में मुख्य रूप से जो है जैन तीर्थंकरों का चित्रण हुआ है। सन 1357 से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच बने एवं उपलब्ध चित्रों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि उस समय के चित्रों में बड़ी सजीवता थी। सिद्धहेम व्याकरण और कालका कथा, बालमित्र और उनकी पत्नी, इनके प्रज्वलंत उदाहरण हैं। यानी उस समय जो चित्रणकार हुआ ताड़पत्र पर हुआ, कागज़ पर भी हुआ, और क्या कहते हैं कपड़े पर भी हुआ, लकड़ी के क्या कहते हैं तख्ते पर भी हुआ। क्योंकि जैन शैली है या अभ्रंश शैली है, इसमें लगभग इन सभी चीज़ों पर चित्रणकार हुआ है। तो जो कालका कथा है और बालमित्र उनकी पत्नी का जो चित्र प्राप्त है, जो वर्तमान में सुरक्षित है विभिन्न संग्रहालयों में, तो ये उस समय के यानी जैन शैली के जीवंत उदाहरण माने जा सकते हैं। इस युग के जैन कलाकारों एवं विद्वान मुनियों ने भी स्वर्णमय और रजतमय स्याही के मूल्यवान चित्रों एवं पोथियों का निर्माण किया। अब हम देखते हैं कि किस विद्वान ने किस नाम से किस शैली को पुकारा। NC मेहता जी ने गुजराती शैली कहा। AK स्वामी और लामा तारानाथ, इन दोनों लोगों की सहमति पश्चिम भारतीय शैली पर थी, तो इन्होंने इसका नामकरण पश्चिम भारतीय शैली कहा। जो सबसे सटीक सर्वमान्य मत होता है वो राय कृष्णदास जी का होता है, अतः राय कृष्णदास जी ने अभ्रंश शैली कहा। और अन्य बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने जैन शैली कहा। इसमें परसी ब्राउन जी का भी नाम आता है। यानी प्रश्न बनता है कि जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा? राय कृष्णदास। या अभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा? तो परसी ब्राउन। या अभ्रंश शैली या जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? तो AK स्वामी और लामा तारानाथ। या जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा? तो NC मेहता। अभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ के बारे में देखेंगे। ताड़पत्रीय ग्रंथ, कागज पर बने ग्रंथ, कपड़े पर, पटरे पर हाथी दांत, लिपटवा यानी स्क्रॉल पेंटिंग, इन सब पर कार्य हुआ है अभ्रंश शैली में। अगर हम बात करें ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथ, तो ये ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप याद कर लीजिए
क्योंकि प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से अपभ्रंश शैली में चित्रित ग्रंथ हैं, तो 3 ग्रंथ दे देगा आपको अपभ्रंश शैली से, और 1 ग्रंथ दे देगा क्या कहते हैं पाल शैली से। तो दोनों में से किसी एक का पूछ लेगा, तो इसलिए हमें जैन शैली के ग्रंथ और क्या कहते हैं पाल शैली के ग्रंथ दोनों को याद करना है। ताड़पत्रीय ग्रंथ यानी जिनका चित्रण ताड़पत्र पर हुआ, उसमें अवध निरयुक्ति जो कि लगभग 1060 ईस्वी की मानी जाती है, निशीथ चूड़ी 1100 ईस्वी के लगभग, महावीर चरित, अंग सूत्र, नेमिनाथ चरित, कल्प सूत्र 14वीं सदी की, कथा रत्न सागर, कालकाचार्य कथा, भगवती सूत्र, त्रिषष्ठी सलाका पुरुष चरित, ये जो है ताड़पत्र पर बनाए गए चित्रित ग्रंथ हैं। कागज पर चित्रित ग्रंथ कल्प सूत्र जो है 1380 वाली, यानी जो 1380 में जिस कल्प सूत्र का चित्रण हुआ, तो ये प्रथम कागज पर लिखी प्रमाणिक ग्रंथ मानी जाती है। और ऐसे कुछ विद्वान जो है 1156 ईस्वी में ध्वन्या लोक को कागज पर लिखी गई एवं चित्रित प्रथम पुस्तक मानते हैं। तो हमें याद रखना है कि अगर कागज पर लिखी प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछे तो कल्प सूत्र बताना है, और ऐसे अगर पूछे कि जो है प्रथम कागज पर चित्रित ग्रंथ, तो वो हमें ध्वन्या लोक बताना है। और इसके अलावा कागज पर चित्रण सुपासनाचार्यम का हुआ जो कि 1423 के लगभग, लौरचंद्रा, बसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति आदि। पीले के स्थान पर स्वर्ण रंग का और लाल के स्थान पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश शैली की विशेषताएं। अपभ्रंश शैली की विशेषताओं की बात करें तो मानव आकृतियां सवा चश्म बनाए गए हैं, यानी उसके चेहरे जो है पाल शैली में भी सवा चश्म के थे और जैन शैली में भी हमें सवा चश्म के चेहरे देखने को मिलते हैं। परवल की फांक की जैसी आँख ये अपभ्रंश शैली की विशेषता है। मानव आकृति का अगर हम आकार देखें, रूप देखें, तो रुई के गुड्डो गुड़िए, यानी जिस प्रकार से गुड्डा गुड़िए बनाए जाते हैं उस प्रकार से चित्र बनाए गए हैं। गुजरात की कठपुतलियों जैसे प्रतीत होते हैं। प्रकृति का आलेखन अलंकारिक रूप से हुआ है, पशु पक्षी कपड़ों के खिलौने जैसे। अतः प्रकृति की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है, यानी ये अपभ्रंश शैली की विशेषता है। प्रश्न इससे पूछ भी लेता है कि जो है मानव आकृतियां गुड्डे गुड़ियों जैसी किस शैली की विशेषता है, तो अपभ्रंश शैली की है। पूछ लेता है किस शैली में पशु पक्षी जो है कपड़े के खिलौने जैसे बनाए गए हैं, तो अपभ्रंश शैली या जैन शैली कह लीजिए। चमकदार, उष्ण एवं चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, यानी स्वर्ण और सोने चांदी रंगों का प्रयोग हुआ है, नीले रंग का प्रयोग हुआ है, पीले रंग का प्रयोग हुआ है। तीर्थंकरों के उनके अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कभी कभी, जो है तीर्थंकर और उनसे संबंधित रंग से भी प्रश्न आ जाता है। जैसे महावीर जी की आकृति को पीले रंग से दर्शाया गया है, पार्श्वनाथ के लिए नीले रंग का प्रयोग हुआ है, नेमिनाथ के लिए काले रंग का प्रयोग हुआ है, ऋषभनाथ या आदिनाथ के लिए स्वर्णिम रंग का प्रयोग हुआ है। कुछ ताड़पत्रीय ग्रंथ विभिन्न सोर्सों से जो मिले हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे कल्प सूत्र के अंतर्गत महापरिनिर्वाण का जो है चित्रण हुआ है। ताड़पत्र की पांडुलिपि पर चित्रित विद्या देवी जी का चित्र है जो कि जैन शैली का है। ये कामदेव जी का चित्र है जो कि जैन शैली में चित्रित है। ये बाल गोपाल स्तुति, ये भी ताड़पत्रीय ग्रंथ है। या कागज पर भी जो है विभिन्न ग्रंथ चित्रित किए गए हैं, ये उसका चित्र मान लीजिए। यानी अपभ्रंश शैली से हमें क्या क्या याद रखना है, इसका नामकरण, किस विद्वान ने क्या नामकरण किया है, और अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषताओं को मुख्य रूप से याद करना है, और जो ग्रंथ चित्रित हुए हैं उनके बारे में हमें याद रखना है। परीक्षा में निश्चित रूप से यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।